गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं आपको एमसीक्यू ऑन टिश्यू के बारे में चर्चा कर रही हूँ। आप लोगों ने टीजीटी का एग्ज़ाम दे दिया है और कुछ बच्चे पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कमेंट बॉक्स में लिख करके कहते हैं, मैडम हमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी करा दीजिए। ज़रूर करा दूँगी, जितना समय हमारे पास है और जितना समय आपके पास है, तो प्लीज़ आप इन चीज़ों को ध्यान से देखें। पहला है आपका एमसीक्यू, मैं टिश्यू पर करा रही हूँ। उत्तक, जो एक अति महत्वपूर्ण आपका एक चैप्टर है। अगर आप इस कंसेप्ट को समझेंगे तभी आप इससे संबंधित क्वेश्चंस को कर पाएंगे। कई बच्चे लिखते हैं हमें कि मैडम हमें प्रश्न करवा दीजिए, उत्तर करवा दीजिए। आप तो प्रश्न और उत्तर तो सैकड़ों करते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले बताया है और आज भी बता रही हूँ, उन्हीं प्रश्नों से एज सच कोई भी एग्जामिनर आपको आंसर नहीं देगा, क्वेश्चन नहीं बनाएगा। अगर क्वेश्चन बनाएगा तो कहीं ना कहीं ट्विस्टेड होगा। जैसा कि वह आप टीजीटी के क्वेश्चन पेपर को देखे होंगे, तो जिन बच्चों का कंसेप्ट क्लियर था उन्होंने ही उन प्रश्नों का उत्तर दिया है। जैसे मैंने फूड एंड न्यूट्रिशन में जो क्वेश्चंस कराए होंगे, क्लोथिंग टेक्सटाइल में जिन क्वेश्चन को करवाए होंगे, अगर जिन बच्चों ने ध्यान से सुना होगा क्वेश्चन को, तो उन्होंने उन प्रश्नों के उत्तर भी सही दिए हैं। और बच्चों ने लिखा भी है कि मैडम आपने कंसेप्ट क्लियर करवाया था और इसलिए हमने बहुत सारे क्वेश्चन सही किए हैं। कुछ बच्चों ने फ़ोन करके भी कहा, मैडम आपने कंसेप्ट क्लियर करवाया था और इसके कारण मेरा क्वेश्चन पेपर जो आपका एग्जामिनेशन है बहुत अच्छा हुआ। तो आप रटने की बजाय समझने का प्रयास करें कि क्वेश्चन क्या है और क्या इसका कंसेप्ट है, तभी आप क्वेश्चन को कर सकेंगे। जैसे एक बच्चे ने मुझे ईमेल करके पूछा है कि मैडम कोलेस्ट्रॉम में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। अरे मेरे प्यारे बच्चों, कोलेस्ट्रॉम तो मिल्क ही है एक प्रकार का, जो माँ के स्तनों से पहला दूध निकलता है बालक के लिए, वही तो है कोलेस्ट्रॉम। तो कोलेस्ट्रॉम में कौन सा प्रोटीन मिलेगा? ऑप्शन था 4, लैक्टोफेरिन, मायोग्लोबिन, ट्रांसफेरिन और हीमोग्लोबिन। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप तुरंत आंसर लैक्टोफेरिन देंगे, जो लैक्टिक एसिड दूध से रिलेटेड है, तो लैक्टोफेरिन ही होगा उसमें। क्योंकि मायोग्लोबिन आपकी मांसपेशियों में मिलता है, हीमोग्लोबिन आपके रक्त में मिलता है, ट्रांसफेरिन जो प्रोटीन का ट्रांसफर करता है। कौन सा बचा? लैक्टोफेरिन। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो ही आप उसका आंसर दे पाएंगे, अन्यथा उसका आप आंसर नहीं दे पाएंगे। तो आप ये देखिए, अब मैं आपको क्वेश्चंस पूछ रही हूँ और साथ ही मैं उसका आंसर भी बता रही हूँ, ऑप्शन भी दे रही हूँ। इस बीच में आप अपना आंसर भी तैयार रखें। एक समान रचना एवं कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है। क्या कहते हैं हम? एक समान रचना एवं कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है। बेसिक क्वेश्चन है। ऑप्शन बता देती हूँ, मायोग्लोबिन, उत्तक, पेशियां या संयोजी उत्तक। करेक्ट आंसर क्या है? उत्तक होगा। कंफ्यूज करने के लिए संयोजी उत्तक डाल दिया गया है ताकि आप कंफ्यूज हो जाए। जिन बच्चों ने सही तरह से पढ़ा है उसका आंसर देंगे उत्तक। करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा, शरीर के अंगों की बाहरी एवं भीतरी सतह का निर्माण करता है और रक्षात्मक कवच बनाता है। ऑप्शन संयोजी उत्तक, आच्छादक उत्तक, पेशीय उत्तक या तंत्रिका उत्तक। करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर विल बी आच्छादक उत्तक, जो शरीर के बाहरी और भीतरी अंगों के बाह्य और भीतरी आवरण को बनाता है, आच्छादन करता है, कवर करता है, उसको आच्छादक उत्तक कहते हैं। करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कैविटीज के भीतरी एवं बाहरी सतह का निर्माण करता है। कैविटीज गह्वरों, जो भी हमारे कैविटीज है, जैसे आई का कैविटीज है ना, नोज की कैविटीज है, बक्कल की जो कैविटीज है, मुख की जो मुख गुहा जिसको कहते हैं उसकी कैविटीज है, तो उसके भीतरी और बाहरी सतह का निर्माण कौन करता है? आप सुनो, संयोजी उत्तक या आच्छादक उत्तक या आपके कोशिका या लसिका, कौन कर रहा है इस काम को? बोलो, करेक्ट आंसर क्या होगा?
अभी मैंने बताया कि शरीर के भीतरी और बाहरी अंगों की जो भी सतह हैं, उन सतहों का निर्माण करता है आपका आच्छादक ऊतक, और शरीर का सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो आच्छादक ऊतक है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो। फुटपाथ आच्छादक ऊतक कहलाता है। फुटपाथ आच्छादक ऊतक, पेवमेंट एपिथेलियल टिश्यू किसको कहते हैं? ऑप्शन 4 है आपके पास। सल्की आच्छादक ऊतक, संवेदी आच्छादक ऊतक, स्तंभाकार आच्छादक ऊतक, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा करेक्ट आंसर है? बोलो, विच वन इज द करेक्ट आंसर? कौन सा है? बताओ बच्चे। इसका करेक्ट आंसर होगा फुटपाथ आच्छादक ऊतक, क्योंकि ये ऊतक क्या करता है? सल्क प्रकार का होता है, अष्टकोण प्रकार का होता है। जैसे आपके फर्श है ना, जमीन का जो आप फर्श लगाते हो तो फर्श एकदम चिपका हुआ रहता है आपस में, बिल्कुल स्पेस नहीं रहता है। इसी प्रकार से जो फुटपाथ वाला आच्छादक ऊतक है उसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं रहता है, और वो उसी को हम सल्की आच्छादक ऊतक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़ों के वायु कोशों में उपस्थित रहता है। फेफड़ों के वायु कोशों, अभी आपने खूब सुना है कोरोना के कारण कि लंग्स के एल्वियोली में कोरोना के वायरस ने आक्रमण कर लिया है और लंग्स खराब हो गया है। तो यही पूछ रही हूँ, फेफड़ों के वायु कोशों में उपस्थित रहता है, क्या रहता है? सल्की आच्छादक ऊतक, या स्तंभाकार आच्छादक ऊतक, या घनाकार आच्छादक ऊतक, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा रहता है? करेक्ट आंसर इज सल्की आच्छादक ऊतक, स्क्वेमस, क्योंकि इसमें जो अंतराकोशिकीय स्पेस होता है बिल्कुल ना के बराबर होता है और एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए रहते हैं। अगर थोड़ा सा भी इनमें स्पेस अगर हो जाएगा तो सोचो कि कोई भी जो बैक्टीरिया या कोई भी वायरस उसके अंदर प्रवेश कर सकेगा। तो प्रकृति ने, परमात्मा ने उसको इस तरह से तैयार किया है कि उसके भीतर किसी भी प्रकार का वायरस, किसी भी प्रकार का विषाणु उसके भीतर प्रवेश नहीं करें। और इसके अलावा केवल ये फेफड़ों के वायु कोशों में नहीं रहता है, बल्कि जो इम्पॉर्टेंट हमारा वाइटल ऑर्गन्स है, जैसे बोमेंस कैप्सूल किसमें मिलता है? किडनी का पार्ट है, मालूम है ना। कॉर्निया किसमें मिलता है? आंखों का पार्ट है। रक्तवाहिनियाँ, इनके जो इंटरनल लेयर है ये सल्की आच्छादक ऊतक के बने होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू के बने रहते हैं, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू के बने होते हैं, क्योंकि इनके भीतर बिल्कुल भी इंट्रा सेलुलर स्पेस नहीं होता है। स्पेस होगा जहाँ कहीं भी छेद होगा, जहाँ कहीं भी पोर होगा, तो वहाँ से जो आपको पैथोजेंस है उस ऑर्गन में पहुँच जाएंगे और उसको नुकसान पहुँचाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में उपस्थित होते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट किसको कहते हैं? जो आपका आंत्र मार्ग है उसमें क्या उपस्थित रहते हैं? पहला ऑप्शन सुनो, सिलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम, या सल्की आच्छादक ऊतक, या पेशीय ऊतक, या स्तंभाकार ऊतक। कौन सा रहता है इसमें? सिलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम रहता है, या सल्की आच्छादक ऊतक रहता है, या मस्कुलर ऊतक रहता है, या स्तंभाकार आच्छादक ऊतक रहता है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, करेक्ट आंसर इसमें होगा स्तंभाकार आच्छादक ऊतक। स्तंभाकार, जैसे आपने नाम सुना है, स्तंभ के आकार उसकी कोशिकाएं होती हैं, स्तंभ के आकार की उनकी कोशिकाएं होती हैं, जिसको हम कहते हैं स्तंभाकार एपिथेलियम। ये ऊतक इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर और ट्यूबल्स ग्लैंड में भी उपस्थित रहते हैं। इनका आकार कॉलम की तरह होता है ना। जैसे आपने देखा ना, घर को बनाने के लिए आप बीच बीच में पिलर डालते हो, उसी तरह से इसका आकार भी कॉलम की तरह होता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 सुनो। बकल कैविटी, जिसको हम कहते हैं मुख गुहिका, अपना मुंह खोलते हैं तो जो अंदर की तरफ जो गुफा की तरह दिखता है ना, उसको कहते हैं बकल कैविटी। मुख गुहिका का भीतरी भाग बनाता है। जो भीतर का भाग रहता है वो क्या बनाता है, किससे बना रहता है? ये देखो,
ऑप्शन सुनो, रोमिक स्तंभाकार आच्छादक ऊतक के द्वारा, ग्रंथिल एपिथेलियम के द्वारा, अंतर्वर्ती एपिथेलियम के द्वारा, या तंत्रिका ऊतक के द्वारा। किससे बना होता है? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? बक्कल कैविटी, जिसको मुख गुहिका कहते हैं, का भीतरी भाग बनाता है, कौन सा बनाता है? ऑप्शन 4 है आपके पास, रोमिक स्तंभाकार आच्छादक ऊतक, या ग्रंथिल एपिथेलियम, या अंतर्वर्ती एपिथेलियम, या तंत्रिका ऊतक, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा करेक्ट आंसर है? 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते, 4 ऑप्शन रहते हैं, उनमें से एक का करेक्ट आंसर देना होता है। सही आंसर इसका रोमिक स्तंभाकार आच्छादक ऊतक। रोमिक, जिसमें सीलिया होता है, जिसमें हेयर, ये जो है ना आपका केस लाई, केस से भी महीन स्ट्रक्चर होती है, संरचना होती है, जिनकी संख्या 20 से 30 तक होती है, और इनका मुख्य काम होता है जो भी अनवांटेड मटेरियल है, जो हमारे काम की नहीं, अवांछित पदार्थ है, उनको अंदर जाने से रोकना। तो ये केवल बक्कल कैविटी में भी नहीं रहता है, बल्कि आपकी ट्रैकिया जानते हो, नासा मार के भीतर का जो ये नली होता है उसको कहते हैं हम ट्रैकिया। तो ट्रैकिया में भी रहता है, यूरेटर्स में रहता है। यूरेटर्स कौन सा? मूत्रनली। और ओविडक्ट, जिसको हम कहते हैं डिंबवाहिनी नली, इनमें भी उपस्थित रहता है, ताकि अवांछित पदार्थ इसको पहुंच करके हार्म ना पहुंचाए। समझ गए? तो इसके अंतर्गत क्या रहता है? रोमिक स्तंभाकार आच्छादक ऊतक। और अब क्वेश्चन नंबर देखो 8वां। आच्छादक, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपने सिंपली थोड़ा सा भी सोते सोते इसका जवाब दे दोगे। आच्छादक ऊतक को बांटा गया है, आच्छादक ऊतक को बांटा गया है कितने भागों में? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, या 6 भागों में? करेक्ट आंसर क्या है? मालूम होगा। करेक्ट आंसर इज 2 भागों में। वो 2 भाग कौन कौन से हैं? सामान्य आच्छादक ऊतक और दूसरा है संयुक्त आच्छादक ऊतक। ठीक है, समझ गए ना? आच्छादक ऊतक को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भाग में। और ये 2 भाग कौन कौन से हैं? सामान्य आच्छादक ऊतक है और दूसरा संयुक्त आच्छादक ऊतक है। अगर प्रश्न ये आता है कि ऊतक को कितने वर्गों में बांटा गया है, ऊतक को कितने वर्गों में बांटा गया है, तब आपका आंसर 4 हो जाएगा। कैसे? पहला आच्छादक, जो हमारे शरीर के बाहरी आवरण और भीतरी अंगों के बाहरी सतह, आंतरिक सतह की अस्तर बनाता है, लाइनिंग बनाता है। पहला आच्छादक जो आच्छादन का काम कर रहा है, कवरिंग का काम कर रहा है। ठीक है। दूसरा क्या है? संयोजी, जो संयोजन का काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, संयोजी ऊतक हुआ। तीसरा है पेशीय ऊतक, जो पेशियां हैं, जो ऐच्छिक पेशियां हैं, नैच्छिक पेशियां हैं, हृदय पेशियां हैं, आगे मैं पढ़ाऊंगी तो आपको बताऊंगी। तो तीसरा हुआ पेशीय ऊतक और चौथा हुआ हमारा तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका, नर्वस टिश्यू। तो अगर ऊतक के बारे में केवल पूछा जाता है ऊतक को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो 4 आएगा। अगर पूछा जाता है आच्छादक ऊतक को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो केवल 2 आएगा, क्योंकि ये 2 कौन से भाग हैं? सामान्य आच्छादक ऊतक और दूसरा है संयुक्त आच्छादक ऊतक। समझ गए बात को? अब क्वेश्चन नंबर देखो 9वां। ग्रंथिल आच्छादक ऊतक का काम है। ग्रंथिल आच्छादक ऊतक का काम है क्या है? स्रावन करना, लुब्रिकेंट्स की तरह काम करना, सतह को नम रखना और उपरोक्त सभी। कौन सा करेक्ट आंसर है? कॉमन क्वेश्चन है, एवरेज क्वेश्चन है, कोई भी बता देगा इसका आंसर, थोड़ा भी पढ़ा है तो। ग्रंथिल नाम सुना है, ग्लैंडुलर। तो ग्लैंडुलर से क्या निकलेगा? सोचो, इसका काम होगा स्रावन करना, चाहे वो ग्लैंडुलर आपके एंडोक्राइन हार्मोन से हो या आपके कोई भी ग्लैंड से हो, पाचक ग्रंथि भी हो सकता है। तो इनसे क्या निकलेगा? एक तो स्रावन करना इसका काम होगा, दूसरा ये जो भी स्रावन निकलेगा लुब्रिकेंट्स की तरह काम करेगा। लुब्रिकेंट्स मतलब चिकना बनाए रखना, सतह को चिकना और नम बनाए रखना। तो लुब्रिकेंट्स की तरह काम करता है और सतह को नम रखता है। तो तीनों काम इसका है ना। और ये कहाँ पाया जाता है? मुख्य रूप से लार ग्रंथि में। जहाँ कहीं भी ग्रंथि का नाम आएगा इसमें उपस्थित रहेगा। लार ग्रंथि है, श्वेत ग्रंथि है जिससे पसीना निकलता है, दुग्ध ग्रंथि है जिससे कि आपके मिल्क का सिक्रेशन होता है, थायराइड ग्रंथि है,
थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावन होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, ऑर्गन ऑफ कॉटाई है, इनमें ये उपस्थित रहते हैं। समझ गए बात को। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो, कान के ऑर्गन ऑफ कोटाई में उपस्थित रहता है, कान के ऑर्गन ऑफ कोटाई में उपस्थित रहता है, क्या रहेगा? ऑर्गन ऑफ कोटाई पूछ रही हूँ, आपने ईयर थोड़ा सा पढ़ा होगा। तो ऑर्गन ऑफ कोटाई का क्या काम है? ये क्या करता है, जो आपके आवाज़ जाती है, साउंड के वाइब्रेशंस को हिला हिला करके मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करता है, जिससे कि हम क्या बोलते हैं, ये इसका विश्लेषण हमारा माइंड करता है, ब्रेन करता है। तो ये किसका बना रहता है? इतना मैंने बता दिया आपको। ग्रंथिल आच्छादक ऊतक वो रहता है जिनमें से आपके कुछ सिक्रेशंस निकलते हैं, जैसे मैंने बताया आपको, दुग्ध का स्रावन होता है या पसीने का स्रावन होता है। इसी तरह से कान के ऑर्गन ऑफ कोटाई में उपस्थित रहता है, ऑप्शन बता रही हूँ आपको, संवेदी आच्छादक ऊतक, ग्रंथिल आच्छादक ऊतक या स्तरित सल्की आच्छादक ऊतक, या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर इसका होगा संवेदी आच्छादक ऊतक। अभी मैंने आपको बताया कि ऑर्गन ऑफ कोटाई में छोटे छोटे हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो हिलते रहते हैं, हिल हिल करके आगे जो वाइब्रेशंस है साउंड के, उसको विश्लेषण करने के लिए ब्रेन में भेजते हैं। ठीक है, तो इसमें संवेदी आच्छादक ऊतक उपस्थित रहता है। अब क्वेश्चन नंबर 11 मैं पूछ रही हूँ, कूट स्तरीय स्तंभाकार रोमिक आच्छादक ऊतक किन में उपस्थित रहता है? कूट स्तरीय स्तंभाकार रोमिक आच्छादक ऊतक। कूट स्तरीय मतलब झूठा स्तर, मतलब है नहीं उसमें, लेकिन वो दिखावा कर रहा है कि मेरे में स्तर है। वो सिंपल एक स्तर का ही बना हुआ है, ठीक है, लेकिन वो कूट स्तरीय मतलब होता है जिसमें स्तर क्या है, झूठा है, स्यूडो है। ठीक है, और कूट स्तरीय स्तंभाकार आच्छादक ऊतक किन में उपस्थित रहता है? नैसोफेरिंग्स में, ब्रोंकाई में, एपिडिडाइमिस में, लैक्राइमल सैक में। अच्छा, इसमें भी दो पार्ट हैं। अगर ये रहेगा लिखा हुआ कि गोबलेट कोशिका युक्त, अगर गोबलेट कोशिका युक्त कूट स्तरीय स्तंभाकार रोमिक आच्छादक ऊतक किन में उपस्थित रहता है, किन में उपस्थित रहता है, तो आप बता दोगे नेजोफेरिंग्स में भी रहेगा, ब्रोंकाई में भी रहेगा और लैक्राइमल सैक में भी रहेगा। केवल नहीं रहेगा तो एपिडिडाइमिस में नहीं होगा। अगर नहीं है तो एपिडिडाइमिस, जिसको हम अधिवृषण कहते हैं, जो पुरुष प्रजनन तंत्र का एक भाग है। जैसे अभी टीजीटी में आया था ना एक क्वेश्चन कि कौन सा जो है महिला रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का पार्ट नहीं है, तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है। जिसने महिला प्रजनन तंत्र को थोड़ा पढ़ा है, स्त्री प्रजनन तंत्र को पढ़ा है, उसमें वास्ट डिफरेंस नहीं है ना, वो पार्ट है ही नहीं, वो पुरुष का पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का पार्ट है। ठीक है, अब अगर ये प्रश्न आता है माइक्रोविलाई युक्त कूट स्तरीय रोमिक आच्छादक ऊतक उपस्थित रहता है, माइक्रोविलाई युक्त कूट स्तरीय रोमिक आच्छादक ऊतक भी दो प्रकार के होते हैं। एक में क्या होता है, गोबलेट कोशिका युक्त, और दूसरा होता है माइक्रोविलाई युक्त। तो ये किस में रहेगा? ये रहता है केवल एपिडिडाइमिस में, केवल एपिडिडाइमिस में एक्सेप्शन है, याद रखना। माइक्रोविलाई युक्त कूट स्तरीय रोमिक आच्छादक ऊतक उपस्थित रहता है केवल एपिडिडाइमिस में। ठीक है, लैक्टेटिंग ग्लैंड्स में नहीं रहेगा, स्टेकन ट्यूब में नहीं रहेगा, थायराइड ग्रंथि में नहीं रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर है 13वां, श्रृंगिक स्तरित सल्की आच्छादक ऊतक उपस्थित होता है। श्रृंगिक, हॉर्न, श्रृंगिक कहते हैं हॉर्न को। किस में रहता है? पहला ऑप्शन सुनो, बाल में या जीआईटी में, मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, या ओविडक्ट में, या इनमें से कोई नहीं। श्रृंगिक स्तरित सल्की आच्छादक ऊतक किन में उपस्थित रहता है? करेक्ट आंसर होगा आपका बाल में। ये जो बाल है ना,
क्योंकि जब श्रृंगिक स्तरित सेल की आच्छादक ऊतक की बात करते हैं तो इनके ऊपरी सतह की कोशिकाएं डेड होती हैं, मरी हुई रहती हैं। इसलिए अगर बाल को यहाँ से कोई काटते हैं तो आपको दुखता है? नहीं दुखता है। इस तरह से नाखून का जो बाहर वाला पार्ट है आप आराम से नील कटर से काट लेते हो क्योंकि वो दुखता नहीं, वो डेड रहता है, वो डेड सेल रहता है। और इनमें केराटिन जो एक प्रकार का प्रोटीन है इसका जमाव हो जाता है, जिसके कारण ये काफ़ी सख्त और कठोर हो जाती हैं, जैसे नाखून हो गया। और आपके जो त्वचा है, त्वचा का जड़जाड़े के दिन में खास करके आप देखते हो तो हमारी त्वचा से स्केल निकलने रहते हैं, तो एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस ऑफ द स्किन, इसकी त्वचा के बाहरी परत, जो बाह्य त्वचा का परत कहलाता है ना, बाह्य स्तर होता है, जो आपके समय के साथ खास करके जाड़े के दिन में बड़ी आसानी से आप देखोगे कि जब आप तेल वेल नहीं लगाते हो और ऐसे ही हाथ को आप थोड़ा सा खुरच देते हो तो आपके भूसे की तरह वो उड़ता हुआ दिखाई देता है। तो क्या है वो? एपिडर्मिस ऑफ द स्किन है, जो डेड हो जाता है, बाहर की तरह रहता है और बाहर वो निकलता रहता है। तो ये कहलाता है श्रृंगिक स्तरित सेल की आच्छादक ऊतक का बना होता है, जिसमें केराटिन का एक क्या रहता है? जमाव हो जाता है, डेड सेल्स होती हैं वो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14वां, संयुक्त आच्छादक ऊतक को बांटा गया है। संयुक्त आच्छादक ऊतक को बांटा गया है कितने भागों में? 3 भागों में, 2 भागों में, 4 भागों में या 6 भागों में? करेक्ट आंसर क्या है? 3 भागों में से बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? पहला स्तरित आच्छादक ऊतक, दूसरा स्तंभाकार आच्छादक ऊतक और तीसरा अंतर्वर्ती आच्छादक ऊतक। ठीक है, समझ आ गई बात को? आपने देखा आच्छादक ऊतक को 2 वर्गों में बांटा गया था। पहला था सामान्य आच्छादक ऊतक और दूसरा है संयुक्त आच्छादक ऊतक, है ना? तो संयुक्त आच्छादक ऊतक को कितने भागों में हमने बांटा? 3 भागों में बांटा है, स्तरित आच्छादक ऊतक, स्तंभाकार आच्छादक ऊतक और अंतर्वर्ती आच्छादक ऊतक। अब क्वेश्चन नंबर 15वां देखो, सुरक्षा करना मुख्य काम है। सुरक्षा करना मुख्य काम है आच्छादक ऊतक का, संयोजी ऊतक का, पेशीय ऊतक का या हृदय ऊतक का? कौन सुरक्षा करने का काम करता है? कौन सा ऊतक का मुख्य काम है सुरक्षा प्रदान करना? बोलो। करेक्ट आंसर इज आच्छादक ऊतक। आच्छादक ऊतक का ही मुख्य काम है प्रोटेक्ट करना। मतलब जो हमारे स्किन है, देख रहे हो ना, ये जो गाल का स्किन है या जो हमारा बाल है, हमारे जो नाखून है या हमारे जो आंतरिक अंग है जैसे जीभ है या हमारे जो भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उन सब के बाहरी परत और भीतरी परत में आच्छादक ऊतक का ही लेयर होता है, लाइनिंग होता है, जो सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। तो थैंक यू। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले एपिसोड के साथ। कोशिश करूँगी आपको मैं फिजियोलॉजी पढ़ा दूँ और इसी तरह से पढ़ाऊँ, क्योंकि अगर मैं बोर्ड पर पढ़ाने बैठती हूँ तो बहुत टाइम लगता है और इससे क्वेश्चन आपके 2-4-10 तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, समय बहुत लगेगा और इतना समय अभी हमारे पास नहीं है और ना आपके पास है। तो बहुत जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं आपको बताते चली जा रही हूँ। और कंसेप्ट आप क्लियर रखें बच्चे, कंसेप्ट क्लियर रखोगे तो क्वेश्चन कर लोगे, कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होगा, आप गलत क्वेश्चन करके आ जाओगे। थैंक यू। फिर मिलते हैं, बाय।